5 सितंबर से पहले खापों के बीच नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही है। विधायक उमेश मलिक पर हुए हमले को लेकर गठवाला खाप ने शामली के लिसड़ा गांव में बैठक की, जिसमें नाराजगी दूर कराने की कोशिश करने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे और गठवाला खाप से 5 सितंबर की महापंचायत में शामिल होने का न्योता भी दिया और कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लेकिन गठवाला खाप के मुखिया चौधरी राजेंद्र ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि सार्वजनिक तौर पर बालियान खाप माफी मांगे। 5 सितंबर की महापंचायत में गठवाला के शामिल होने पर संशय बरकरार है। जो गिले शिकवे थे वे दूर हो गए। थोड़ी सी जो लोगों में भ्रांति थी किस तरह की वो बात थी तो निकल गई। इस तरह की कोई बात नहीं। हमने बड़ी अच्छी तरह से बताया भाई इस तरह की बात नहीं। हमारा हम किसी का ना किसी का विरोध करते। वहाँ भी थोड़ी सी जो वहाँ हुई बात थी गलत हुआ उस सिसोली में इस तरह की बात होनी नहीं चाहती। देखिए हमारा उनका कोई मनमुटाव नहीं है, सिर्फ अंतर आ गया बात का। आज भी अगर चौधरी नरेश टिकैत एक शब्द की तो बात थी, ये कह देते भाई ठीक है आज हम बुलाए चाहे ना बुलाए जो भी था जैसे भी आए, सिर्फ एक ही बात थी भाई चलो मैं पिछली बात छोड़ दो ये आगे देख लेंगे बात। अरे भाई हम तो आज चौधरी साहब नोता देना है पूरी गठवाला खाप को आपको, आप हमें वहाँ पंचायत में हम आपको देखना चाहें। इस तरह का शब्द कोई नहीं आया, सिर्फ अपनी बात कह गए जो उन्हें कहनी थी। बात कहने के बाद ये कह दिया आगे मर्जी तुम्हारी, आइयो और चना आइयो भाई, हमें तो जो कहना था हमने कह दिया। और बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार जारी है। आज पार्टी ने चित्रकूट और बांदा में बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। इस दौरान दोनों जगहों पर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शिरकत की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा ने 2022 में बसपा की सरकार बनाने का दावा किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी के दायित्व से खुद मुक्त करने की बात की और तर्क में सामने रखा कि उत्तराखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव लेकिन सियासत में माहिर खिलाड़ी के इस दांव के बाद सियासी गलियारे में चर्चा है कि आखिर हरदा के दिल में क्या है। पंजाब प्रभारी पद से हटने की जताई इच्छा। मैं चाहता था कि ये पार्टी यदि विचार करने की स्थिति में हो तो मुझे जो है थोड़ी देर में उत्तराखंड में ही काम करना। हरदा करना चाहें उत्तराखंड पर फोकस तो होना चाहते नहीं। मैं आभारी हूँ कि पंजाब जैसे राज्य की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, लेकिन क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं, यहाँ मैं कंपेन कमेटी का चेयरमैन। हरदा के दिल में क्या है? वो घमासान के बाद तो मैंने अपना बयान संशोधित किया ना। अभी 2 दिन पहले की तो बात है जब पंजाब सरकार में फूट की खबरें आम हो चली थी और पंजाब से उत्तराखंड की दूरी मानो कम हो गई थी। कई विधायक और मंत्रियों ने पंजाब के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की थी, जिससे लगने लगा था कि पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसके फौरन बाद ही हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पद से खुद को मुक्त कर देने की पेशकश रखकर सबको चौंका दिया। वजह सिर्फ इतनी बताई कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं और चुनावी राज्य में वो फोकस करना चाहते हैं। तो होना चाहते नहीं। मैं आभारी हूँ कि पंजाब जैसे राज्य की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, लेकिन क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव आ रहे हैं, यहाँ मैं कंपेन कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो उस नाते मैं चाहता था कि ये पार्टी यदि विचार करने की स्थिति में हो तो मुझे जो है थोड़ी देर में उत्तराखंड में ही काम करना। यही नहीं, हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि बात सिर्फ उत्तराखंड में चुनाव होने तक सीमित है और पंजाब में एक बार फिर से जब पार्टी में उठापटक हुई थी तो वो पद पर बने रहने के समर्थक थे। वो घमासान के बाद तो मैंने अपना बयान संशोधित किया ना। मैंने कहा मैं ऐसा प्रार्थना करने जा रहा था, लेकिन अब ये देख करके स्थिति देख करके नहीं, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक मुझको मेरा काम एक्सटेंड हो गया। पंजाब में चल रही सियासी उठापटक के बीच हरीश रावत दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां संभावना है कि हरीश रावत की मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है, जिनके सामने वो पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दायित्व से हटने की बात रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 2014 और 2012 के 2 अलग अलग मामलों में नंदी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब उन मामलों में ट्रायल होगा जिसमें नंदी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पहला मामला साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव का है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी उस वक्त इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। नंदी और उनके समर्थकों पर आरोप था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद और उम्मीदवार कुंवर रेवती रमन सिंह की सभा में शामिल होने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी और उन्हें डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की। वहीं दूसरा मामला साल 2012 में हुए नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर है। इस मामले में मंत्री नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा पर भी आरोप तय किए गए हैं। मुजफ्फरनगर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा विधायक उमेश मलिक सहित आधा दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं को जमानत दे दी है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी को भी मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के एक मामले में जमानत मिल गई। आज 2013 के सभी आरोपी एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए पेश हुए थे। खुद पर हुए हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को आज जमानत मिल गई। तबरेज राणा को बुधवार को पुलिस ने लखनऊ में उसके घर से गिरफ्तार किया। रायबरेली लाकर जेल भेज दिया गया, लेकिन आज कोर्ट से मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को जमानत मिल गई। तबरेज राणा पर अपने चाचा और रिश्तेदारों को फंसाने के लिए 28 जून को खुद पर हमला करवाने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस कई दिनों से तबरेज राणा की तलाश कर रही थी और बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ तबरेज राणा की जमानत पर बहस की गई थी। चूँकि मामला जमानतीय था, इसलिए अदालत ने उनको 20-20 हज़ार रुपये की दो प्रतिभूति और 20 हज़ार की निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया। एक तरफ तबरेज राणा को जमानत मिल गई तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तबरेज राणा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शायर मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज राणा पिस्टल से फायरिंग और फिल्म स्टाइल में घर के अंदर पिस्टल लहराते हुए दिख रहा है। हालांकि एबीपी गंगा तबरेज राणा की इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि तबरेज राणा कैसे बेखौफ होकर खुलेआम फायरिंग कर रहा है और कैमरे के सामने हथियार लेकर अपनी दबंगई का प्रदर्शन कर रहा है। जबकि तबरेज के पिता शायर मुनव्वर राणा शुरू से इस मामले में अपने बेटे का बचाव करते हुए पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। वो कथित वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग में हुए घपले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने मेला स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर, टेस्टिंग कार्य के नोडल अफसर डॉक्टर एनके त्यागी को सस्पेंड कर दिया। दोनों के खिलाफ जांच की रिपोर्ट बीते 16 अगस्त को हरिद्वार डीएम ने शासन को भेजी थी, जिसमें दोनों को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश की गई थी। कोविड टेस्टिंग में जो जांच रिपोर्ट आई है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अभी क्या कुछ और भी इसके दायरे में आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोविड टेस्टिंग में जो जांच रिपोर्ट आई है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अभी क्या कुछ और भी इसके दायरे में आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने तमाम मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल दिया। इस दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये पहला संस्थान है जहां वो 2 बार आए। उन्होंने कहा कि बेटियों को जब भी मौका मिलता है वो आगे निकल जाती हैं और इस बार यहां पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या ज्यादा है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब का सपना सच होता दिख रहा है, क्योंकि बाबा साहब कठिन परिश्रम और स्वरोजगार के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की जरूरत को पूरा करने में सहायक होगी। इस दौरान राष्ट्रपति ने यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी की सराहना की। राष्ट्रपति ने आज सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया। आज पूरे विश्व में जीवन के लगभग सभी पहलुओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को सचेत और जागरूक रहते हुए
अत्यंत गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना है, साथ ही एक बेहतर समाज और अपने देश के निर्माण में योगदान देना है। बाबा साहब की पुस्तकों, आलेखों और भाषणों में आप सबको ऐसे अनेक मार्गदर्शक और प्रेरक उल्लेख मिलेंगे जो आपके लिए जीवन निर्माण व राष्ट्र निर्माण में सहायक होंगे। योगी सरकार ने 2032 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए कुश्ती को गोद लेने का फैसला किया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, कुश्ती को गोद लेने की अपील की, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूर कर लिया। इस फैसले के बाद अब यूपी सरकार देश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 170 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि कुश्ती खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। आपको बता दें कि 19 अगस्त को लखनऊ में ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि यूपी सरकार 2 खेलों को गोद लेगी, जिसमें से सरकार ने 1 खेल कुश्ती को गोद ले लिया है। मेरठ में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज शहीद सूबेदार राम सिंह के परिवार से मुलाकात की। शहीद राम सिंह हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। अजय भट्ट ने शहीद के परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि अजय भट्ट हेलीकॉप्टर से मेरठ पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ शहीद सूबेदार राम सिंह भंडारी के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और शहीद की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील पर भड़काऊ भाषण देने पर चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर कफील पर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में डॉक्टर कफील पर डीएम अलीगढ़ ने एनएसए भी लगाया था। डॉक्टर कफील की ओर से सरकार की अनुमति के बगैर मुकदमा चलाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कफील के मामले में अलीगढ़ में जो उन्होंने तथाकथित जो उनके ऊपर आरोप है कि भड़काऊ भाषण दिया था, उसकी तफ्तीश करने के बाद वहाँ के तफ्तीशकर्ता ने उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था और उस आरोप पत्र के ऊपर मजिस्ट्रेट महोदय की संज्ञान लेने का आदेश पारित कर दिया था। तो उनको आहूत करने का आदेश दिया गया था। जो उनके विरुद्ध संज्ञान लिए जाने का आदेश था, उसको निरस्त कर दिया गया है। अमरोहा में आज किसान नेता गौरव टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत इतिहास बदल देगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा और ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। महापंचायत है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर अमरोहा के सदस्य किसानों को निमंत्रण संयुक्त मोर्चे ने भेजा, उसी लेकर हम जो है यहाँ 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत। बात करते हैं चमोली की, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर मुख्य बाजार में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां पर भीषण आग लग गई मिठाई की दुकान में। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे के पास ये दुकान है, मुख्य बाजार में दुकान है, जहां पर भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा नुकसान हो चुका था। आग इतनी भीषण थी कि काफी वक्त उस पर काबू पाने में लग गया। अरे वो बूढ़े लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ? अरे भाई जी इधर आ जाओ, जिंदगी रहेगी तो। हरदोई में ग्राम प्रधान ने पिस्टल से हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधान ने एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की और इस दौरान प्रधान ने कई राउंड फायरिंग की। ये मामला सांडी थाना क्षेत्र के कैमयू कुमरियापुर का है। इस घटना के बाद एएसपी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। तो आप देखिए किस तरीके से ग्राम प्रधान ने हर्ष फायरिंग की। जमकर इस कार्यक्रम में हवाई फायरिंग की गई। अब इस पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
एक वीडियो किसी कार्यक्रम का वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि थाना सांडी क्षेत्र के किसी गांव का वीडियो है किसी कार्यक्रम का। इसमें वीडियो की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो की जांच करें और जो भी इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई हो इसमें इसको सुनिश्चित करें। मथुरा में 16 अगस्त को व्यापारी से हुई 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 44,86,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना का मास्टरमाइंड अरविंद और उसका एक साथी अभी तक फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। वहीं घटना का खुलासा करने वाली टीम को एडीजी ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया। ये लूट शहर कोतवाली क्षेत्र के चौकी बाग बहादुर के पास हुई है। मथुरा में जो 16 तारीख की घटना हुई एक बहुत ही सनसनीखेज और गंभीर घटना थी। इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश लूटा गया एक व्यापारी से। आईजी आगरा के सुपरविजन में, एसएसपी आगरा के नेतृत्व में और मथुरा पुलिस के लगातार पिछले 10 दिन से इस घटना में दिन रात लगे रहने के बाद ये घटना वर्कआउट की गई है। इसमें अभी तक 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। उनके पास से 44,86,000 रुपये रिकवर हुए हैं। अभी 2 मुख्य अभियुक्त बाकी हैं। उनमें से एक अभियुक्त के ऊपर मेरे द्वारा 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड घोषित किया जाता है। कानपुर पुलिस इन दिनों अपनी सेहत सुधारने में जुटी है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में पिछले कुछ दिनों से इस तरह के फैसले लिए गए हैं जिससे पुलिस के प्रेशर को कम करते हुए उसकी दक्षता को सुधारा जा सके। थानों में एडिशनल इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। बड़े थानों में अतिरिक्त इंस्पेक्टर्स की तैनाती की जा चुकी है। पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए पुलिस लाइन स्थित अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यानी कि साफ है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस अपनी सेहत को भी दुरुस्त करने की कवायद में जुटी है ताकि कानून व्यवस्था को और बेहतर ढंग से चाक चौबंद किया जा सके। अभियुक्त को वीआईपी ट्रीटमेंट देना कानपुर पुलिस के 2 सिपाहियों को भारी पड़ गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने एक निजी वाहन से अभियुक्त को कानपुर देहात की कोर्ट ले जाने वाले 2 सिपाहियों को परेड दिलाई, यानी कि 7 दिनों तक 2-2 घंटे दौड़ लगाने की सजा दे दी है। पुलिसकर्मियों की यह सजा आजकल कानपुर में चर्चा का विषय बन गई है और हर कोई ये तस्वीरें देख रहा है। हवाला कारोबार से जुड़े एक नाइजीरियन को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। अफ्रीकी नागरिक किराए के खातों में डाली गई 80 लाख रुपए की रकम वापस लेने आया था, लेकिन हेराफेरी कर कमाए गए 80 लाख रुपए पर स्थानीय हवाला कारोबारियों ने बेईमानी कर दी, जिस पर अफ्रीकी नागरिक बरेली पहुंच गया और फिर वो हुआ जिसका डर था। अफ्रीकी नागरिक के पकड़े जाते की जानकारी हुई। IB, ATS और LIU समेत इंटेलिजेंस एजेंसियां आरोपी से थाने में पूछताछ करने पहुंची हुई है। कुशीनगर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। नशे में धुत जितेंद्र नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जितेंद्र ने घर में बंद कर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया। पूरे परिवार को मारने के बाद जितेंद्र ने खुद भी जहर खा लिया। कुछ दिन पहले पति और पत्नी में विवाद हुआ था और आरोपी ने 1 दिन पहले ही पत्नी को मायके से लेकर वो आया था। कसिया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर के गोपाल टोला का ये पूरा मामला है। मऊ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध असलाह तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 प्रदेशों की STF ने छापेमारी की, जिससे भारी मात्रा में निर्मित असलहे और उसे बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध असलहे की फैक्ट्री दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्यारेपुर मोहल्ला और नगर कोतवाली के रघुनाथपुरा में चल रही थी। सभी आरोपी बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी मदरसा शिक्षक तबरेज फरार है। गोरखपुर STF, बिहार STF और मऊ पुलिस के द्वारा कल रात से एक जॉइंट कार्रवाई की गई है। रूम के नीचे 2x2 का एक जाने का रास्ता बनाते हुए एक छोटा कमरा जो लगभग 8 से 12 फीट का है, जिसमें 2 मशीनें लगाई रखी थी, जहां पर मशीनें लगाने के बाद हार्डली 2 या 3 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। और उस कमरे में इनके द्वारा लोहे से असला बनाने का सामान बनाया जाता था। इस पूरे प्रक्रिया में जो लोग बनाने में, कैरियर के रूप में इन्वॉल्व होने में या किसी तरीके से सहयोग में इन्वॉल्व है, ऐसे
9 अभियुक्त थे जिनको हमने अरेस्ट किया है।